हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल नो अबाउट पॉलिटिक्स। और रिवाइज करें में आज हम क्लास 12th ले रहे हैं, जिसका बुक 1 का स्वतंत्र भारत में राजनीति का लेसन 4 भारत के विदेश संबंध, इसका पार्ट 1 करने जा रहे हैं हम इस वीडियो में, जिसमें हम भारत की विदेश नीति की चर्चा करेंगे और इससे रिलेटेड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको रिवाइज करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मोटिवेशन मिलती रहे। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फ्रेंड्स, इस लेसन को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करके इसके ऊपर चर्चा करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। पहला होगा विदेश नीति, जो कि इस वीडियो में मिलेगा आपको। दूसरा गुटनिरपेक्षता। तीसरा युद्ध, जो चीन और पाकिस्तान के साथ हुए और क्या क्या समझौते हुए, वो पार्ट 3rd में आप देखोगे, और परमाणु नीति पार्ट 4th में। तो चलिए देखते हैं पार्ट 1, विदेश नीति। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये विदेश नीति क्या होती है। विदेश का अर्थ आप सबको पता होगा, दूसरा देश। नीति का अर्थ होता है पॉलिसी। तो आइए पहले पढ़ते हैं इसको। प्रत्येक देश किसी दूसरे देश के साथ संबंध स्थापित करने के लिए एक विशेष नीति अपनाता है, जिसे उस देश की विदेश नीति कहा जाता है। यानी कि हर देश की अपनी अपनी विदेश नीति होती है। और वह नीति क्या होती है? यह नीति उन सिद्धांतों और साधनों का एक समूह होती है जो उस राष्ट्र को अपने राष्ट्रीय हितों को परिभाषित करने और अपने उद्देश्यों को सही बताने और उनको प्राप्त करने के लिए अपनाए जाते हैं। जो सिद्धांत, यानी कि हर देश का एक दृष्टिकोण होता है, उसके कुछ सेट जो हैं प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं, जिनको लेकर ही वो किसी दूसरे देश से संबंध स्थापित करता है। तो आइए अब जानते हैं भारतीय विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत क्या थे। यानी कि भारतीय जो विदेश नीति थी वो किन सिद्धांतों पर आधारित थी। इसके जनक हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू माने जाते हैं। जब देश स्वतंत्र हुआ तो जिस आधार पर, जिन जिन चीजों को लेकर उन्होंने विदेश नीति अपनाई जो आज भी विद्यमान है, वो कौन से थे? पहला, गुटनिरपेक्षता। उस समय विश्व में 2 गुट थे, अमेरिकी और रूसी गुट। भारत ने फैसला किया कि वो किसी भी गुट का पक्ष नहीं लेगा, ना उसमें शामिल होगा, अपनी नीति को स्वतंत्र रखेगा, जिसे गुट निरपेक्षता, जो भारत की विदेश नीति का आधार भी है। दूसरा है तटस्थता या उदासीनता नहीं। हमारी गुट निरपेक्षता का, यानी कि नॉन अलाइंड पॉलिसी का, ये मतलब नहीं होगा कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी मामले में भाग नहीं लेंगे, उससे बिल्कुल कट जाएंगे, ऐसा नहीं था। तीसरा है साम्राज्यवाद का विरोध, क्योंकि भारत इसका शिकार रहा बरसों बरस तक, तो हमारी विदेश नीति में इसको शामिल किया गया कि भारत देश जो है हमेशा इसके विरोध में रहेगा। आगे है भेदभाव का विरोध करेगा किसी भी आधार पर विश्व में। जाति रंग और जाति रंग व नस्ल के आधार पर कोई भी भेदभाव हो वो उसका समर्थन नहीं करेगा। पंचशील, पंचशील का सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत था जो भारत की दुनिया को एक बहुत बड़ी देन है और चाहता है कि अन्य देश भी इसका पालन करें। भारत चीन के साथ तिब्बत पर एक समस्या हो गई थी, उसको सुलझाने के लिए 5 जो बातें हैं वो जो है वो निर्णय 5 लिए गए थे, जो कि 5 बातों पर आधारित थे, जिन्हें पंचशील कहा जाता है। मैत्रीपूर्ण संबंध, भारत की विदेश नीति का ये लक्ष्य रहेगा कि दुनिया के सभी देशों के साथ अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध हो। अगला है हमारा संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों के साथ चलना। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएन की स्थापना हुई थी विश्व में शांति और शांति की स्थापना के लिए, क्योंकि युद्ध कर करके जो है वो विश्व जो है वो तंग आ चुका था। तो भारत जो है वो अपनी विदेश नीति में हमेशा संयुक्त राष्ट्र संघ जो है विश्व की शांति और सुरक्षा में जो जो भी करेगा उसका समर्थन करेगा। राष्ट्रमंडल की सदस्यता, राष्ट्रमंडल एक 56 देशों का, एक 56 राष्ट्रों का एक ऐसा समूह है जो कि ज्यादातर देश जो है वो ब्रिटिशर्स का, यानी कि अंग्रेजों के गुलाम रहे थे देश। ये एक राजनीतिक संघ है, और राष्ट्रमंडल का सदस्य होने के कारण भारत की जो स्थिति है वो बहुत मजबूत बनी है। ये हमारी विदेश नीति में इसको अपनाया है। अफ्रीका, एशिया अफ्रीकी देशों का संगठन भारत में एशिया के साथ साथ
अफ्रीका के देशों में भी गुटनिरपेक्षता की अपनी नीति को एक आंदोलन के रूप में जो है वो फैलाया और 24 मई 1994 को दक्षिण अफ्रीका भी गुटनिरपेक्ष देशों का एक सदस्य बन गया 110वां। तो इस प्रकार से यूनिटी जो है ताकि एशिया और अफ्रीकी देशों में मजबूत बनी रहे और विश्व के सामने वो मजबूती से खड़े हो सकें। अगला है क्षेत्रीय सहयोग। भारत जो है हमेशा अपने क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देगा। भारत में एक महाशक्ति बनने के सारे लक्षण हैं, लेकिन फिर भी भारत ने कभी भी अपने क्षेत्र में छोटे देशों को पर अपनी विचार लादने का कोशिश नहीं की, उनसे हमेशा सहयोग किया है। इसी कड़ी में उसने सार्क नेशंस की स्थापना की, जो इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आगे है नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। विश्व में 1991 में नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था आई। भारत ने भी जो है अपनी विदेश नीति के अंतर्गत इसको रखा और ये पहले से ही पंडित नेहरू ने कह दिया था कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है की पॉलिसीज जो है, नीतियां हैं जो है वो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ साथ चलेंगी। पर्यावरण की सुरक्षा जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, हमेशा से ही पर्यावरण नहीं तो मानव जाति भी नहीं, तो भारत जो है उसमें जितनी भी कोशिशें हुई हैं वो उसमें पूरा पूरा सहयोग देगा। आगे है जी विदेश नीति के निर्धारक तत्व क्या होते हैं, यानी कि भारतीय विदेश नीति जिन सिद्धांतों पर बनी, उन सिद्धांतों को बनाने के लिए किन तत्वों ने हेल्प किया, वो तत्व आधार बने। हर राष्ट्र की जो विदेश नीति होती है उसमें राष्ट्र हित सर्वोपरि होता है। आइए देखते हैं कि किन तत्वों ने जो है इस हित को साधने में हमारी मदद की। पहला है संवैधानिक आधार। हमारे संविधान का आर्टिकल 51 ये कहता है कि भारत जो है वो हर अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के कामों में जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा, उसको बढ़ावा देगा। दूसरा, अन्य राष्ट्रों के साथ शांतिपूर्ण, मैत्रीपूर्ण और न्यायपूर्ण संबंध रखेगा। अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों का ईमानदारी से पालन करेगा। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को सम्मान देगा। अंतर्राष्ट्रीय झगड़ा निपटाने के लिए अगर जरूरत पड़ी मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा। ये उद्देश्य अगर आपको आ जाए या लक्ष्य आ जाए विदेश नीति के, उसमें भी आप लिख सकते हैं। तो भारत जो है वो अनुच्छेद 51 के अनुसार अपनी विदेश नीति पर चलेगा। अगला है भौगोलिक आकार। भारत का भौगोलिक आकार ऐसा है, स्थिति ऐसी है कि इसकी सीमाएं बहुत सारे देशों से मिलती हैं। इसी को आधार बनाकर ही वो अपनी विदेश नीति को बनाएगा और आगे बढ़ाएगा। अगला है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। हम 200 सालों तक अंग्रेजों के गुलाम रहे, इसलिए भारत साम्राज्यवाद का हमेशा विरोध रहेगा। तो इसी कारण दुनिया में कहीं पर भी अगर साम्राज्यवाद के विरोध में संघर्ष होता है तो भारत उसका समर्थन करता है। अगला है आर्थिक स्थिति। जब भारत आज़ाद हुआ था, भारत की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। बहुत सारी चीज़ों के लिए वो ब्रिटेन और अमेरिका पर आधारित था, जिसमें उसकी बहुत सारी पूंजी जो है वो लग रही थी, आर्थिक विकास के सामने रोड़ा बन रही थी। 1950 के बाद भारत ने धीरे धीरे सोवियत संघ को जो है वो अपना मित्र बनाना शुरू किया। समाजवादी जो जितने देश थे उनके सहयोग से और रूस के सहयोग से जो है भारत ने जो है अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, ताकि वो इन दोनों देशों की नीतियों में उलझकर ना रह जाए। अगला है जी राष्ट्रीय हित। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि देश ही सर्वोपरि होता है, उसी को ध्यान में रखकर नीति बनाई जाती है। तो हमारी विदेश नीति भी हमेशा इस बात का ध्यान रखेगी कि राष्ट्र हित जो है वो सर्वोपरि होना चाहिए। जो भी हम समझौता कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ नेशंस की सदस्यता स्वीकार की। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्थिति। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय, जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी, अमेरिकी गुट और रूसी गुट। भारत को दोनों का साथ चाहिए था। भारत इनसे अलग रहना चाहिए था, चाहता था, सॉरी। तो भारत ने क्या किया कि एक गुट निरपेक्ष नीति अपनाने का फैसला किया उस समय, ताकि देखिए उस समय भारत और चीन और अमेरिका के संबंध बहुत अच्छे थे। पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध बहुत अच्छे थे।
तो भारत ने जो है रशिया को अपना मित्र बनाने की तरफ कदम आगे बढ़ाया। फिर विघटन हो गया रशिया का, उसके बाद अमेरिका सुपर पावर बन गया, तो उससे भी हमें मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने थे। तो हमने अपना आधार जो है वो गुटनिरपेक्ष रखना था और इसी नीति पर चलना था। ये परिस्थितियां भी जो है वो इस तत्व को शामिल करने में विदेश नीति में सहायक रही। अगला है विचारधारा। देखिए, किसी भी विदेश नीति पर उस देश की विचारधारा का बहुत फर्क पड़ता है। हमारा देश अभी स्वतंत्र हुआ था एक लंबे राष्ट्रीय आंदोलन के बाद। राष्ट्रीय आंदोलन जब हम कर रहे थे तो हमने ये महसूस किया कि दुनिया में शांति की स्थापना कितनी ज़रूरी है और ये साम्राज्यवाद जो है वो कितना गलत है दुनिया की शांति और में की स्थापना के लिए। तो ये जो है विचारधारा है जो है वो हमारी विदेश नीति की एक प्रमुख तत्व बनी, क्योंकि भारत जो है भारत पश्चिमी देशों के लोकतंत्र से प्रभावित था और समाजवादी देशों के समाजवाद से प्रभावित था। अगला है सैन्य स्थिति। भारत की सैन्य स्थिति बहुत ही जो है वो खराब थी उस समय। तो अमेरिका ने जो है भारत युद्ध में पाकिस्तान का साथ दिया। इसलिए अमेरिका को सॉरी भारत को भी रशिया से 20 सूत्रीय जो है 20 वर्षीय संधि करनी पड़ी और ताकि हम जो है अपनी आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा को सुरक्षित कर सके अपने देश को। तो ये चीजें भी जो है वो हमारी विदेश नीति निर्धारित करने में सहायक बनी। अगला है राष्ट्रीय आंदोलन। देखिए, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन ने हमें क्या सिखाया कि दुनिया में जहां पर भी राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे हैं हम उनका समर्थन करें, क्योंकि हम उनका दर्द जानते हैं। तो हमेशा हम इस चीज को अपनी विदेश नीति में अपनाते रहेंगे। तो ये चीज इसका आधार बनी। प्रभावशाली नेता किसी भी विदेश नीति के लिए उसको इंस्पायर करने के लिए एक प्रभावशाली नेता होना चाहिए। पंडित नेहरू एक मजबूत व्यक्तित्व के जो व्यक्ति थे, उनके विचार जो थे वो साम्राज्यवाद के खिलाफ थे, वो शांति और सहयोग के समर्थक थे, फासिस्टवाद के विरोधी थे। वो दुनिया में सह अस्तित्व यानी कि एक दूसरे का की सहायता करें सभी देश, इसके समर्थक थे। तो इन्हीं उनकी यही विचारधारा जो है वो हमारी विदेश नीति की का आधार बनी। विदेश नीति के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं? अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है, वैसे मोस्टली ये हम सिद्धांतों में निर्धारक तत्वों में कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको अलग से ये क्वेश्चन आ जाता है कि लक्ष्य क्या है या उद्देश्य क्या है, तो हम क्या लिखेंगे? पहला, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देना। ये भारतीय विदेश नीति का जो है वो लक्ष्य और उद्देश्य कर रहे हैं हम। दूसरा, अन्य राष्ट्रों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना। और तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय संधियां, समझौते और कानूनों का आदर करना और पालन करना। अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को निपटाने के लिए जब भी जरूरत पड़े मध्यस्थ की भूमिका निभाना। विदेश नीति को प्रभावित करने वाले बाहरी तत्वों के बारे में अब जानते हैं। कौन कौन से तत्व जो हैं वो बाहरी जो भारत की विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। आप जानते हैं कि भारत जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य देश है। इसलिए ऐसे संगठन जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, IMF, ये जो है भारत की विदेश नीति पर असर डालते हैं और भारत को उसी प्रकार से जो है वो अपनी नीति को एडजस्ट करना पड़ता है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय जनमत। जनमत का मतलब होता है जनता का मत, जनता की राय। देखिए, दूसरे देशों में भारत की राय क्या है लोगों के बीच में, वो भी डिपेंड करता है भारत की विदेश नीति को और आगे ले जाने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय कानून। अंतर्राष्ट्रीय कानून सभी देशों पर लागू होते हैं और हर देश की विदेश नीति को प्रभावित कर सकते हैं, उसी प्रकार से भारत की भी। आगे है वैश्विक समस्याएं, जो सारे विश्व के देशों की कॉमन समस्याएं हैं, जैसे मानवाधिकारों की समस्या, आतंकवाद की समस्या आदि आदि। ये भी जो है भारत की विदेश नीति को प्रभावित करती हैं। उसी प्रकार से विदेश नीति को चलाना पड़ता है, उसी प्रकार से दूसरे देशों से इन बातों को ध्यान में रखकर बात करनी पड़ती है। तो चलिए, कुछ पॉइंट्स लिए हैं मैंने मिसलेनियस, जो आपकी टेक्सचुअल एक्सरसाइज इस लेसन की है उससे कंसर्न है कि क्या विदेश नीति पर राजनीतिक नेतृत्व का असर होता है। यस, राजनीतिक नेतृत्व का क्या मतलब है? जो उस समय सरकार चला रहा है, प्रधानमंत्री या राजनीतिक दल।
इसका उसके विचारधारा का, उस पार्टी और उस प्रधानमंत्री की विचारधारा का, उसकी पर्सनैलिटी का, उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसका प्रभाव पड़ता है उस विदेश नीति पर। आगे है, क्या युद्ध विदेश नीति की असफलता सिद्ध हुए? जो चीन और पाकिस्तान ने 1962 से 72 तक भारत पर आक्रमण किए और युद्ध थोपा, क्या भारत की विदेश नीति जो कि शांति और सहयोग पर आधारित थी, क्या उसको धक्का लगा? कुछ हद तक हम कह सकते हैं, क्योंकि पंडित नेहरू जो इस नीति के जनक थे, उन्होंने चीन और पाकिस्तान पर पूरा-पूरा भरोसा किया, लेकिन उन्होंने धोखा दिया। और इसके साथ-साथ ही अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में जैसे शीत युद्ध हो गया, इसने पाकिस्तान को उकसाया भारत पर आक्रमण करने के लिए। तो हम कुछ हद तक कह सकते हैं कि ये नीति वहाँ पर असफल रही युद्धों के कारण। अगला है बदलाव की आवश्यकता। क्या इसमें बदलाव की आवश्यकता है? हाँ, कुछ हद तक कुछ जो चीज़ें हैं वो बदली जा सकती हैं, कुछ चीज़ें हैं उनको नहीं बदलना चाहिए। जैसे कि आप कह सकते हैं कि वर्तमान समय में शीत युद्ध जिसको लेकर विदेश नीति में काफ़ी कुछ था, तो अब शीत युद्ध नहीं रहा, तो उन पॉइंट्स को निकाल देना चाहिए। हाँ, 2 पहलू हैं जो बिल्कुल बरकरार रखने चाहिए। पहला, गुटनिरपेक्षता को अपनाना चाहिए हमें उसी तरह से, और दूसरा, भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ सहयोग जारी रखना चाहिए ताकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा मिलता रहे। अगला है, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां क्या किसी विदेश नीति के निर्माण पर या उसको चलाने में प्रभाव डालती हैं? घरेलू मतलब उस देश के अंदर, बिल्कुल डालती हैं जी। अ, जब हम विदेश नीति बनाते हैं अपने राष्ट्र की, तो हमारी घरेलू ज़रूरतों का ध्यान रखा जाता है। उस समय अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ क्या हैं, उसको ध्यान में रखा जा सकता है। आप एक उदाहरण ले सकते हैं, भारत ने जब 1960 के दशक में ये विदेश नीति अपनाई थी, उस समय चीन एवं पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। अकाल और अ, अकाल जैसी राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियां थी, और शीत युद्ध था, जिनको देखकर ये विदेश नीति बनाई गई थी। तो चलिए, आइए हम देखते हैं अब अपने अंतिम चरण में। आओ स्वयं जानकारी जुटाएं, ये हर वीडियो में होता है। तो इसमें आपने क्या जानकारी जुटानी है? पहला, विदेश नीति क्या स्वतंत्रता का संकेत देती है? किसी भी देश की विदेश नीति जो है, क्या ये बताती है कि वो देश जो है वो स्वतंत्र है? दूसरा, क्या विदेश नीति के लिए सर्वसम्मति की आवश्यकता होती है? ये आप जानकारी जुटाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्द अपनी न्यू वीडियो में। तब तक आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और न्यू व्यूअर्स बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।